और इन डिफरेंट प्रोसेस से पास होके जब सिस्टम सेकेंड स्टेज पे पहुंचेगा तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट पे अगर डिफाइन करें तो P1, V1 और T1, और सेकेंड पॉइंट पे P2, V2, T2। ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट स्टेट पॉइंट और सेकेंड स्टेट पॉइंट दोनों पे ये प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो किसी भी पाथ को फॉलो करे उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट स्टेट पॉइंट और सेकेंड स्टेट पॉइंट पर सेम रहेगी, किसी भी पाथ से जाता है। बट अगर वर्क या हीट की बात करें तो डिफरेंट पाथ से जाने पर वर्क और हीट की कंडीशन अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमें इंदौर से बम्बई जाना है, तो हम बम्बई जा रहे हैं तो सीधे सीधे रास्ता जा सकता है KB रोड से, या फिर हम घूमते हुए जाएं कि गुजरात होते हुए जाएं, या इधर से और दूसरा रास्ता पकड़ते हुए जाएं कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद वगैरह घूमते हुए जाएं। तो अलग अलग पाथ से हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ेगा, अलग अलग अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें यूज़ करना पड़ेगा, तब हम जाके बम्बई पहुँचेंगे। तो पाथ पे डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ, दैट मीन्स पाथ पे डिपेंड करेगा कि हमने वर्क कितना करा या हीट ट्रांसफर कितना करा, ये डिपेंड करेगा पाथ पे, ना कि एंड स्टेट पॉइंट्स पे। सो हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन होते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हम उसे नहीं कह सकते, उन चीज़ों को प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं जब किसी एक स्टेट पॉइंट पे उनको डिफाइन किया जा सके। Okay, next are both are something which happen to a system, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है डेफिनेशन की, जैसे अभी हमने बात करी कि ये प्रॉपर्टीज नहीं है सिस्टम की, ये सिस्टम के साथ कुछ हो रहा है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कुछ हो रहा है, तभी यह दोनों पॉसिबल है। और सिमिलरिटीज की बात करें तो बोथ आर हीट एंड वर्क बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल दैट मीन्स, जैसा कि इस डायग्राम में भी हमने समझा कि अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात करूं फॉर Q1 to 2, तो मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं 1 to 2, तो मैं इसे यह नहीं लिख सकता कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, इस तरीके से मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल स्टेट पर और इनिशियल स्टेट पर ये स्टेट पॉइंट्स पर कोई हीट की वैल्यूज नहीं रहती। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, सो दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हमें उस पाथ पे डिपेंड रहेगा कि वो पाथ के कारण कितना हीट इंटरेक्शन हो रहा है या कितना वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। हम इसे इंटीग्रेट करके सीधे ये नहीं लिख सकते कि W2 माइनस W1 या Q2 माइनस Q1। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जो अभी हमने बात करी कि ये पाथ पे डिपेंड करेगा, किस पाथ से जा रहे हैं उतना अमाउंट ऑफ हीट या वर्क हमें यूटिलाइज होगा। दोनों के बीच में अगर डिसिमिलरिटीज़ की बात करें तो डिसिमिलरिटीज़ जो होगी, पहली चीज़ जो उसकी डेफिनेशन शो करती कि हीट इंटरेक्शन तभी होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तभी हम उसमें हीट इंटरेक्शन कहेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है। बट वर्क ट्रांसफर वो होगा जो अदर देन टेम्परेचर दूसरी प्रॉपर्टीज के कारण जो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा दो सिस्टम्स या सराउंडिंग्स के बीच में, तो वो वर्क ट्रांसफर कहलाएगा। द सेकेंड वन इज heat is low grade energy whereas the work is high grade energy. So what is low grade energy and what is high grade energy? कि heat वो energy होती है जिसको हम heat को जब हम उसको ट्रांसमिट करें, वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हीट को टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट वर्क को हम टोटल फॉर्म में हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना वर्क है उसे पूरे का पूरा हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम फ्यूल को बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उससे हम फ्यूल बर्न करके एक व्हीकल को चलाते हैं, तो जितना फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है, जितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, वो सेम अमाउंट में वर्क में ट्रांसफर, वर्क में चेंज नहीं हो सकता। सो हीट को हम कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज लो फॉर्म ऑफ लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। और वर्क जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसको टोटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल चल रहा है, हमने ब्रेक अप्लाई करा, तो ब्रेक के कारण जो शू में हीट जनरेट हुई, या कोई व्हील है हम उसको रोटेट करा रहे हैं और उसको ब्रेक लगा रहे हैं, तो जब हीट जो जनरेट होगी तो वर्क जो है वो टोटली हीट में ट्रांसफर हो सकता है। सो दिस इज द हाई ग्रेड एनर्जी। नाउ हम अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बेसिक क्लासेस में हम 11-12 में पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है।
जो सिंपली डिफाइन किया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। ये एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बट जब हम इंजीनियरिंग सेंस में बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, इंजीनियरिंग सेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं, तो हम सिस्टम सराउंडिंग की बात करते हैं। तो अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें या इस बेसिस पे हम अलग अलग स्टेटमेंट बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ का, उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में हम थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में उसको डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें फॉर क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग अ साइकिल, की क्लोज सिस्टम है वो एक साइकिल के प्रोसेस के थ्रू पास हो रहा है, तो उसके लिए अगर हम डिफाइन करें तो हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ thermodynamic cycle, the net heat transfer should be equals to the net work transfer with the surrounding. That means the cyclic integral of the work should be equals to, that means हम उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में बात कर रहे हैं कि जब एक सिस्टम एक साइकिल से पास हुआ, कि एक सिस्टम लिया हमने, पीवी डायग्राम पे देखा कि फर्स्ट स्टेज से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ स्टेज से वापस फर्स्ट स्टेप पर पहुंचा ये। तो जब ये एक साइक्लिक प्रोसेस से पास हो रहा है तो नेट इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड नेट इंटरेक्शन ऑफ वर्क शुड बी इक्वल। दैट मीन्स द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा और इन द फॉर्म ऑफ वर्क होगा, तो जितना एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों सेम होगा। दैट मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट शुड बी इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन। तो हमने फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब हमने उसको एक प्रोसेस पे अप्लाई करा, तो उस बेसिस पे हमने इसको डिफाइन करा कि इनका जो नेट चेंजेस होना चाहिए फॉर क्लोज साइकिल शुड बी इक्वल होना चाहिए। अगर हम एक सिंगल प्रोसेस की बात करें कि एक सिंगल प्रोसेस हो रही है फ्रॉम 1 to 2, तो जब फर्स्ट लॉ को एक प्रोसेस के लिए अप्लाई करें क्लोज सिस्टम के लिए, तो ये कहता है कि 1 से 2 तक हमने जो प्रोसेस करी तो सिस्टम एक स्टेट पॉइंट से दूसरे स्टेट पॉइंट पे गया, इसमें कुछ वर्क ट्रांसफ़र हुआ, कुछ हीट ट्रांसफ़र हुआ, तो जो नेट चेंजेस आएगा वो सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाएगा। तो अगर हम बात करें जब एक सिस्टम एक प्रोसेस सिंगल प्रोसेस की बात करें तो जो नेट जो होगा हीट सप्लाई और वर्क डन का जो नेट चेंज डिफरेंस होगा वो उस सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर मैंने इस पर कुछ हीट सप्लाई करी और इस सिस्टम ने कुछ वर्क आउटपुट किया, से मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने इसे कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा और इस सिस्टम ने मुझे कुछ वर्क डन दिया, तो जो हीट ट्रांसफ़र हुई वो टोटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगी, उसमें से कुछ अमाउंट इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो ये जो होगी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, ये जो हीट सप्लाई है माइनस जो सिस्टम ने वर्क डन करा है, तो जो नेट अमाउंट बचा वो इस सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने के काम आएगा, वो इस सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आएगा। तो यहाँ पे भी हम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें कि अगर एनर्जी हमने दी है, एक सिस्टम को हीट दी है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है उसने उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ करके वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, तो बची हुई कहाँ गई, तो बची हुई उस सिस्टम ने अपने में स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी अलग अलग टाइप से स्टोर हो सकते, वो जो होगा चेंज इन एनर्जी वो होगा मे बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
और इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स उस सिस्टम में जब वो एनर्जी गई तो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो दूसरी एनर्जीज में चेंजेस इतना नहीं होता जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो हम जनरली इसको फर्स्ट लॉ को कहते हैं कि ये जो नेट चेंज हुआ ये इसकी इंटरनल एनर्जी में चले गया, एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चले गया, जिससे डेल्टा यू के फॉर्म में कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू द हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ का जो जनरलाइज स्टेटमेंट था उसको हमने मॉडिफाई करा फॉर अ सिस्टम, फॉर अ साइकिल, फॉर अ प्रोसेस। हम उसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग। नाउ अब हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए। अगर हम बात करें कि अलग अलग टाइप की नॉन फ्लो प्रोसेसेस पे फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकती है मे बी, जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट की बात करी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, constant temperature process, isothermal process, or maybe adiabatic process in which the no any heat transfer will take place. That process is called adiabatic process. तो हम लाइन वाइज बात करते हैं इन नॉन फ्लो प्रोसेसेस की कि फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है इन नॉन फ्लो प्रोसेसेस पे। तो पहले हम अगर बात करें, फर्स्ट इज रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। से हमने एक बीकर लिया, एक बर्नर लिया, उसमें एक पिस्टन अप्लाई कर दिया, उसको फिक्स कर दिया और हमने हीट सप्लाई करी। तो यहाँ पे उसका इंटरनल वॉल्यूम क्या है, वो कांस्टेंट बना हुआ है गैस का, और हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे अगर बात करें, एक स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट हमने हीट सप्लाई करी, तो स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 तक ये जा रहा है कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करी, जिसके कारण उसका क्या प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होते जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा, बट प्रेशर में कुछ चेंजेस आए। इस नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें कि इस नॉन फ्लो प्रोसेस पर अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएगा, हीट ट्रांसफर कितना होगा और वर्क ट्रांसफर कितना होगा इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी रिलेशन की अगर बात करें तो इस कंडीशन में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जनरल गैस इक्वेशन की अगर बात करें, PV इज इक्वल्स टू MRT होता है। अगर हम स्टेट पॉइंट 1 और स्टेट पॉइंट 2 पर इस लॉ को अप्लाई करें तो P1V1 should be equals to MRT1 and P2V2 should be equals to MRT2। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर से 1 और 2 को अगर डिवाइड करें तो हमें प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन मिलेगा P1V1 अपॉन P2V2 should be equals to MRT1 अपॉन MRT2। अगर कॉन्स्टेंट्स को कट करें तो MR कैंसिल आउट हो जाएगा, और एज V इज कॉन्स्टेंट सो V1 इज इक्वल्स टू V2, तो हम V1 और V2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टी रिलेशन कि P1 अपॉन P2 शुड बी इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रॉपर्टीज में रिलेशन आएगा P1 अपॉन P2 शुड बी इक्वल्स टू द T1 अपॉन T2, और वी कैन से दैट P बाय T रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो रहेगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये हुई प्रॉपर्टी रिलेशन। अब अगर हम बात करें कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो फर्स्ट इज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस कितना होगा। तो 1 से 2 तक वर्क डन कितना होगा, P इंटू डेल्टा V फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, 1 से 2 तक प्रेशर इंटू
चेंज इन वॉल्यूम। ये प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से लिखा हमने, वर्क डन से, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम वहाँ से इसको रिड्यूस करके ला सकते हैं प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन कितना होगा, फ्रॉम 1 to 2 प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0। तो अगर हम इसको P इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dV लिखें, हियर V इज कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारे लिए वर्क डन P मल्टीप्लाई बाय 0, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर कितना होगा इस प्रोसेस के लिए, तो अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो हमने अभी फर्स्ट लॉ जो स्टेटमेंट की बात करी कि हीट ट्रांसफर 1 to 2 कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 एंड प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 में कितना वर्क डन हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वर्क डन हमारा 0 है। तो फॉर दिस प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर कितना होगा, शुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है m इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, डेट मीन्स T2 माइनस T1 के बराबर होता है। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है एम सी वी डेल्टा टी, वेयर सी वी इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ से हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये जो होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इसको डिफाइन करने जाएं यहाँ पर तो हम इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि सी वी इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर बिटवीन 1 to 2 डिवाइडेड बाय मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ से हम CV की डेफिनेशन बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम यूनिट मास की बात करें तो CV क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, वो हीट जो कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री चेंज करने के काम में सप्लाई होती है। 1 यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी किसी सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द सिस्टम। ओके, सो ये रिलेशन है हमारा हीट ट्रांसफर के लिए। वर्क डन हमारे लिए 0 होगा, और ये प्रॉपर्टी रिलेशन फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड वन इज isobaric process, that means constant pressure process in which the pressure remains constant। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी रिलेशन हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की बात करें कि वो कितना होगा, पीवी डायग्राम पे अगर प्लॉट करें तो second one is isobaric, that means constant pressure process from 1 to 2 the volume remains constant, pressure remains constant and volume changes from V1 to V2। so P is equals to constant। प्रॉपर्टी रिलेशन की अगर बात करें यहाँ पर फिर से अगर गेस लॉ को अप्लाई करें तो PV is equals to P1 V1 is equals to MR T1 फॉर फर्स्ट स्टेट पॉइंट, एंड सेकेंड स्टेट पॉइंट के लिए P2 V2 शुड बी इक्वल्स टू MR T2। इन दोनों इक्वेशंस का अगर रेशो लिया जाए तो रेशो फॉर्म में ये टेम्परेचर, ये जो मास और R है MR ये कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं V1 अपॉन V2 शुड बी इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, that is V by T is equals to constant। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी रिलेशन हुआ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब अगर वर्क डन की बात करें कि फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन कितना होगा,
तो वर्क डन हमें पता है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 p इंटू डेल्टा वी। तो p कांस्टेंट है हमारा, तो p बाहर आया 1 to 2 dv। अगर इंटीग्रेट करें तो p v फ्रॉम 1 to 2 और p v2 माइनस v1